सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं पेस बैच का एक नया चैप्टर लेकर। और उस चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसमें हम बेसिस भी देखने वाले हैं, और इसमें हम कंसेप्ट को अच्छे से कवर करने वाले हैं। और क्या क्या करने वाले हैं हम इसमें, देखिए हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, यहां पर हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करने वाले जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अरे सर उनसे तो डर लगता है। हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिनसे आपको प्यार हो जाएगा, जो आपके लिए जरूरी है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी वो हम जानते हैं। मान के चलिए हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर कोई अकाउंटिंग कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। अगर हम सभी के ऊपर कोई नियम ना लगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना लगे, कुछ पाबंदियां ना लगे, तो हो सकता है मेरी अकाउंटिंग में, आपके अकाउंटिंग में, किसी और के अकाउंटिंग में फर्क आएगा। हाँ सर आएगा। और अगर हमने कुछ प्रिंसिपल लगा दिए, कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट कर दिए, तो चाहे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे कोई और अकाउंटिंग कर रहा हो, सबकी अकाउंटिंग उसको, ट्रीटमेंट को उस तरीके से ही देखेगी जिस तरीके से सामने वाला देखना चाहता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स का मतलब है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप अकाउंट्स को करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये बेहतरीन सा चैप्टर। देखिए सबसे पहले में जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, उन प्रिंसिपल को जरा कुछ इस तरह से देखते हैं। देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट हमसे कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट जाएगा और एक क्रेडिट जाएगा। जितना अमाउंट डेबिट में जाएगा उतना अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट। तो यहां पर देखिए दोनों हाथों से लिख पा रहा है, और ये पार्ट जो है वो हमारा बैलेंस शीट का है कि एसेट्स भी बराबर और लायबिलिटी भी बराबर, इस तरीके से हाथ फैला के। चलिए यहां पर देखिए एक प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं भी आगे, कंसिस्टेंसी, जो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी नियम कानून किसी साल फॉलो किया है, अगर आप डेप लगा रहे हो, जिसको हम प्यार से डेपू बोलते हैं, डेप्रीशिएशन, अगर आपने डेप्रीशिएशन लगाया है तो हर साल आपको लगाना पड़ेगा। ये हमारा कहता था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जहां पर आपको याद होगा यहां पर जो पॉलिसीज हैं वो पूछते हैं कि भाई हमारी अकाउंट्स की पॉलिसी है जो हमने इस साल लागू करी थी, हर साल लागू करना पड़ेगा। क्यों? परमानेंट है सर, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के हिसाब से। ये देखिए गोइंग कंसर्न क्या कहता है। गोइंग कंसर्न याद होगा हमारे घर में जो पेस्ट था, आपने देखा होगा हमारे घर में जो पेस्ट होता है उसे पूरी दम लगाकर हम निकालते रहते हैं जब तक वो खुद कह दे कि भाई साहब अब मेरे कुछ नहीं निकलने वाला। उसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब सर हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। हम ये सोच के एंट्री पास नहीं करेंगे कि हमारा बिजनेस अभी खत्म हो जाएगा। तो आपको ये सीन याद होगा, क्या कहा जा रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये सीन याद होगा ना, जहां पर आमिर खान जी को पकड़ लिया जाता है तो कहा जाता है भाई अब इसको रोको मत, रोको मत, ठोको ठोको, चलने दो, जब तक चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। एक नंबर। क्या बोलते गब्बर आर्मी? कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, फ्यूचर में हो सकता है यहां से कुछ लॉस हो जाए, वहां से कुछ लॉस हो जाए, उस लॉस को कवर करने के लिए आपको प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। वो हमारा कंजर्वेटिज्म कहता है। जहां कहा जा रहा है कि एंटीसिपेटेड प्रॉफिट पर ध्यान नहीं चाहिए दुबे जी, लॉस पर ध्यान चाहिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता था हमसे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता था कि मालिक तुम अलग रहो और हमारे बिजनेस को अलग रखो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कह रहा है? हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, सेपरेट पर्सनल बुक्स मेंटेन कीजिए एंटिटी से। आपके ट्रांजैक्शन अलग, हमारे ट्रांजैक्शन अलग, ये ओनर है, ये बिजनेस है। मतलब जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता था इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो हमारा जो फर्म है, जो कंपनी है, वो उसको एक इंटरनल लायबिलिटी की तरह से लेती है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जहां मालिक को
और उसकी ओनरशिप को अलग अलग रखा जाता है, उसके पैसे को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। चलिए, तो अब यहां शुरू हम करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा गंदा लगता है। देखिए, अनलाइक इन द पास्ट, रंग कलर करो फास्ट, unlike in the past when accounting statements were largely needed by the proprietor, these days the accounting statements are needed by various parties who have vested interest in the business, namely proprietors, investors, creditors, government, many others। आप सभी को मालूम है कि हमारे अकाउंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा और बहुत बड़े पैमाने पर पड़ती है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो बताती है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हम कितने सक्षम हैं, कितना पेमेंट कर सकते हैं, उस सब के बारे में। तो इसके रूल्स बनाते थे हमारे, जिसको हम कहते थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उन नियम को, उन कानून को हम कहते थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन प्रिंसिपल को जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था। सबसे पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। प्रिंसिपल का नाम क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। याद होगा, घर का वो पेस्ट, आप जब भी पेस्ट लाते हो, दुकानदार ने कहा साहब 1 महीना चलेगा, आपने सोच लिया 1 महीना क्या, 1 महीने तो खत्म होने के बाद चलेगा। दिल से बताना नालायकों, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप ऐसा करते हो। आप घर पर पेस्ट लाते हो, तुम जरा साइड में हट जाओ, आप जब घर पर पेस्ट लाते हो खत्म होने के बाद दम दम लगाते रहते हो, दम लगाते रहते हो, भाई साहब निकल जा इसमें से। और जब भाई साहब वो पेस्ट पूरा फट नहीं जाता तब तक आपको चैन नहीं आता। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो ये सोचकर करो कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। जितना लंबे समय तक चल सकता है उतने लंबे समय तक चलेगा, वो हमारा कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या कह रहा है, एज पर दिस कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period in future। यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। सारे ट्रांजैक्शन यही सोच के पास किए जाएंगे कि लंबे समय तक हम उसको यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता था, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमसे कहता है कि अगर आपने अपनी कंपनी में किसी नियम कानून को इस साल फॉलो किया है, आप मशीन पर डेप्रीशिएशन लगा रहे हो एसएलएम से या डब्ल्यूडीवी से, आपको हर साल लगाना पड़ेगा। आपने इंक्रीमेंट किया कंपनी में, आपने कोई प्रोविजन बनाया, ये आपको हर साल फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। This concept states that accounting principle and method should remain consistent from one year to another। जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है, जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, वो लगातार आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एक्रूरल कंसेप्ट, देखो यहां पर 2 चीजें आती हैं, एक हमारी अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस पर, एक हमारी अकाउंटिंग होती है एक्रूरल बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब क्या है, कैश बेसिस के हिसाब से हमारे पास जो पैसा आ रहा है, कैश बेसिस के हिसाब से जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को, तो कैश बेसिस पर अगर आपके पास पैसा आया है या पैसा गया है तभी रिकॉर्ड करते हैं, वरना रिकॉर्ड नहीं करते। एक्रूरल बेसिस ये कहता है अगर पैसा आया है, अगर पैसा नहीं आया है, अगर पैसा आउटस्टैंडिंग है, अगर पैसा प्रीपेड है, अगर पैसा एक्रूड है या अनअर्न्ड है, आपको वहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्रूरल कंसेप्ट। मतलब in accounting accrual basis used for recording of transaction, it provide more appropriate information about the performance of business as compared to cash basis। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश में हुआ है, नहीं हुआ है, एक्रूरल में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे।
कैश में हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ तो हमको देना है या लेना है उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमारे बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन की हमने रिकॉर्ड करा हो। कैश बेसिस में क्या करते थे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते थे जो हमारे किसका है, कैश बेसिस का है, और हम कैश बेसिस पर इस तरीके से स्मार्ट बन जाते थे। यानी कि कैश बेसिस हमारा क्या कहता था, कैश बेसिस हमारा कहता था कि अगर आपके पास पैसा आया है या अगर आपके पास से पैसा गया है तभी आप रिकॉर्ड करेंगे, वरना आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूरल क्या कहता है, एक्रूरल कहता है कि पैसा आया हो, पैसा नहीं आया हो, पैसा आना था आया नहीं, जाना था गया नहीं पूरी साल में, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूरल कंसेप्ट। तो 3 प्रिंसिपल अभी हमने देखे। गोइंग कंसर्न, अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। कंसिस्टेंसी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, कंसिस्टेंसी। एक्रूरल, पैसा आएगा नहीं आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे ड्यू टू एक्रूरल कंसेप्ट। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मालिक ने कुछ पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। वो पैसा मालिक ने लगाया अपने बिजनेस में, बिजनेस उस पैसे को कैपिटल के रूप में देखेगी, एक ऐसी लायबिलिटी जो इंटरनल लायबिलिटी है। मालिक को अलग ट्रीट करा जाएगा और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अलग ट्रीट किया जाएगा। मालिक अगर अपने पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो मालिक अपने पास रिकॉर्ड करें, बिजनेस में रिकॉर्ड ना करें। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट, यानी कि मालिक अलग और उसका बिजनेस अलग। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस he owns. Business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from firm point of view. हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं वो हमारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, ना कि हमारे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। ठीक है, सो द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो मालिक है उसे हम बिजनेस का एक क्रेडिटर ट्रीट करते हैं और उसके द्वारा लगाया गया पैसा हम कैपिटल मानते हैं, जो कि हमारे लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है, एक कर्जा है इंटरनल। चलिए, उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इवेंट हैं, आप जब उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको उसे इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि आप उसे मेजर कर सको। मैंने आपसे कहा आज मेरे पास 10 कार हैं, सारी की सारी बेकार हैं वो अलग बात है। आज मेरे पास 10 कार हैं, 5 बाइक हैं, 6 घर हैं। एक ये तरीका है। आज मैं आपसे कहूं मेरे पास 10 कार हैं और एक कार की कीमत 2 लाख है, 4 बाइक हैं और एक बाइक की कीमत 50,000 है, 10 घर हैं और एक घर की कीमत 5 लाख है या 10 लाख है, जो भी है। इसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप प्रॉपर मेजर कर सको, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है, ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या लिखा हुआ है, only those transactions and event are recorded in accounting which are capable of being measured. ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करिए जो आप मेजर कर सकते हैं, किसमें, मनी में। An event even though it may be very important for the business will not be recorded in the books of business unless its effect can be expert in terms of money. इवेंट क्या था, हमने कुछ सामान खरीदा या बेचा, बेचकर कितने का सामान बचा, बेचकर कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो हमारा इवेंट कहला रहा था, वो भी हमारा पैसों में मेजर होना चाहिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसमें तो आपको मालूम ही है और सभी बच्चों को मालूम है कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो अकाउंटिंग साइकिल है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग डेट होती है हमारी 1 अप्रैल और एंडिंग डेट होती है 31 मार्च। तो क्या कह रहा है आपसे, as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wind up, but ascertainment of profit after a very long period will be little use to proprietor, manager, investor and other, because it will be too late to take corrective step। यानी कि आपने ये तो तय कर लिया कि आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा,
लेकिन जब लंबे समय तक चलेगा तो उस ओवरऑल टाइम में आप कैसे मालूम करोगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया? तो आप क्या करो, साल भर साल, ईयर बाय ईयर उसकी रिपोर्ट लेते रहो और साल की शुरुआत करो 1 अप्रैल से और खत्म करो 31 मार्च को, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। जब कभी भी आप किसी एसेट्स को खरीदोगे, जितना उस एसेट्स को आपने खरीदा था, जितने की उसकी कॉस्ट थी, आपको हमेशा उसी पर रिकॉर्ड उसको करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जब भी हम एसेट्स को अपनी बुक में लिखेंगे, जितने की हमने उसको खरीदा था उतने की हम लिखेंगे। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट सिंस द एक्वायरेशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट इज रेफर टू अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने की आपने उसे खरीदा था वो पास्ट की बात चल रही है, जो गुजर चुका है, तो इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस एंटिटी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 20 लाख, it would be recorded in the books at this figure. Subsequently, increase or decrease in the market of the building would not be recorded in the books of account. If 2 years later the market value of the building shot up to 60 lakh, the increased value will not be ordinarily recorded in the books. आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई प्लांट खरीदा, जितने का आपने खरीदा उस वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसमें इंक्रीजमेंट हुआ, उसमें डिक्रीजमेंट हुआ, उससे मतलब नहीं है। ये कहता है हमसे कॉस्ट कंसेप्ट, या इसको आप कह सकते हो हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। मतलब एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। जो भी हम ट्रांजैक्शन करोगे वो ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे कि हम ट्रायल ले रहे हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट हमसे क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 पहलू हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। और यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। जिस सिस्टम से, जिस तरीके से आप ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो कि एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो यहां पर आपको दे रखा है, ये भी आप पूरा करोगे ही। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आप जब भी ट्रांजैक्शंस करोगे हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही आना चाहिए। चलिए, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट या रिलायेशन कंसेप्ट। अब इसको ध्यान से समझना। रिवेन्यू मींस अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। आप कुछ भी चीज को बेचते हो या आपके पास पैसा आ रहा है कोई सर्विस देने के बाद, कोई गुड्स देने के बाद, तो उसको हम कहते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बाद। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। कब आपने उस गुड्स को बेचा है, कब आपने वो सर्विस दी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। मतलब revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. It should be remembered that revenue recognized not related with the receipt of cash. मतलब कि ध्यान से समझना, if a firm gets an order of goods on 1st January, supplies the goods on 20 January and receive the cash on 1st April, तो आपने यहां पर 20 जनवरी क्या कहा गया?
मेरे पास ऑर्डर आया कब? मेरे पास ऑर्डर आया 1 जनवरी को, मैंने गुड्स सप्लाई कर दिए 20 तारीख को और मेरे पास पैसा आया 1 अप्रैल को। द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न्ड ऑन 20 जनवरी एज द ओनरशिप ऑफ गुड्स वाज ट्रांसफर ऑन दैट डे। आपने किसी चीज को बेचा, आपके पास से मालिकाना हक चला गया, पैसा आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, जब ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दिया उसी डेट से आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी डेट से आप रिलायशन कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, मतलब कि हमें रेवेन्यू कब हुआ, हमारे पास फायदा कब आया, हमने सेल कब करी, जब आपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। जब पैसा आया तब नहीं, जब आपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, जब सामने वाली पार्टी अब लायबल है पैसा देने के। दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट होता ना, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, है ना। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है यहां पर हमारे खर्चों को हमारे रेवेन्यू से मैच किया जाता है। मतलब दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो इस कंसेप्ट की बहुत ही चर्चा होती है और इसमें बहुत ही खर्चा भी होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, determination the net profit business operation all cost which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। जितना भी खर्चा हुआ है उसको और जितना भी पैसा आया है उसको, दोनों को कंपेयर करते हैं। Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized। कितना पैसा हमारे पास आया सबको जोड़ लो, और उससे जो पैसा आया है, आपने ये पेन बेचे बहुत सारे, जितना पैसा आया उसको जोड़ लो, रेवेन्यू हो गया। इस पेन को बनाने में टोटल खर्चा कितना हो गया उसको जोड़ लो, कॉस्ट हो गया। अब देखिए, when item of revenue is included in the profit and loss, all expense incurred on it whether paid or not should be shown as expenses in the profit and loss account on the basis of principal outstanding expense। मतलब अगर आपने कोई आइटम रिकॉर्ड किया है रेवेन्यू का, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, उससे रिलेटेड सारे खर्चे भी हम कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि हमें मालूम पड़ सके। याद करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप करते थे ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट इनकम भी आप ट्रेडिंग में डाल रहे थे, डायरेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में तो इनडायरेक्ट इनकम भी डाल रहे थे। यानी कि जो रेवेन्यू आप जिस खाते में डाल रहे हो उससे रिलेटेड खर्चे भी आपको उसी खाते में डालने हैं। चलिए, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं और उन्हें बहुत डाउट भी आते हैं। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि मेरे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे मेरे इन्वेस्टर्स को, मेरे सप्लायर्स को, मेरे डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, इंटरेस्टेड यूजर्स को कुछ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने में मदद मिलेगी, तो मेरी जिम्मेदारी है उस फैक्ट को पूरा का पूरा डिस्क्लोज करने का। यानी कि देखिए, this convention required that all significant information related to the economic affairs of the enterprise should be compulsory disclosed। मेरी कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिससे मेरी इकोनॉमिक कंडीशन पर असर पड़ेगा और मेरे जितने भी यूजर्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन से किसी और चीज पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीजों के ट्रांजैक्शन मुझे सारे के सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। मतलब इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मैटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, कुछ इसमें ऐसे स्टेटमेंट थे जो जरूरी थे बताना, और वो जरूरी थे, वो एक फैक्ट कवर कर रहे थे, उससे हमारे यूजर किसी डिसीजन पर पहुंच सकते थे या पहुंच सकते हैं, वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके ऊपर एक कोई कंटिंजेंसी लायबिलिटी है। कंटिंजेंसी लायबिलिटी का मतलब जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
आपको वो भी शो करना पड़ेगा। किसके लिए? कि पार्टीज देख लें कि हो सकता है ये जो लायबिलिटी है वो हमें देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती, क्योंकि वो हमारे यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी से मिलता जुलता एक आता है मैटेरियलिटी कंसेप्ट, जो इसका एक एक्सेप्शन है। मतलब कि मैटेरियलिटी कंसेप्ट आपने देखा कि जो भी हमारे छोटे छोटे खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे का मतलब जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई मेरी फ्रेंड आई और मैंने उसको चाय पिला दी, कल फिर 2 फ्रेंड आई फिर चाय पिला दी, फिर 3 फ्रेंड आई फिर चाय पिला दी, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। अब ऐसे खर्चों को मैं अगर रिकॉर्ड करूंगा तो कितने लंबे अकाउंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो रेलिवेंट है ही नहीं और इनको रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे जो बुक्स हैं वो बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या करूं, इन सारे छोटे मोटे खर्चों को मैं एक ही अकाउंट में डाल दूं, उसको हम कहते हैं मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, तो कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी मैंने भी आपको बताया कि दिस कन्वेंशन ये एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटिंग हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज। मतलब कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिससे आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, तो आप उसको एक ही अकाउंट में शो कर दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिज्म और हमारा प्यारा सा कन्वेंशन। चलिए, हाँ जी, कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन। अब इसका मतलब क्या है? प्रूडेंस का मतलब क्या है? प्रूडेंस का मतलब है कि डेप लग रहा है अगर हमारे पास हर साल, ठीक, या डेप छोड़ो, आपने किसी को सामान बेचा, डेटर्स को उधार 1 लाख रुपए का, क्या गारंटी है कि वो अगली साल पूरा का पूरा पेमेंट दे देगा? क्या गारंटी है कि वो पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट नहीं मांगेगा? हाथ जोड़कर मांग सकता है। और उस समय अगर ऐसा हो गया तो पैसा कहां से लाओगे साहब? तो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। यानी कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ लॉस हो सकते हैं, उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो, क्योंकि आपके जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो उस समय खराब ना हो। ये प्रिंसिपल ये कहता है, कौन सा? कंजर्वेटिज्म। यानी कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकते हैं तो पहले से ही तैयारी करके चलो। प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान मत दो, लॉस पे ज्यादा ध्यान दो कि अगर लॉस हो गया तो वो यहां से कवर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। यानी कि लॉसेस पर ध्यान दो, जो आपको नुकसान हो सकता है उसको कैसे कवर किया जाएगा। जैसे प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि आपको मालूम है कि ये खर्चा होगा, कितना होगा वो नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि भाई डेप्रिसिएशन तो लगेगा, अगली साल हमें टैक्स देना पड़ेगा, डेटर्स हो सकता है पूरा का पूरा पेमेंट ना दे, हो सकता है वो कुछ डिस्काउंट मांगे। इस खर्चों को कवर करने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ये कहता है हमारा कौन सा? कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, उसकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से करके चलो कि आपको कोई दिक्कत ना आ पाए। तो बच्चा लोग, ये आपको दे रखा है कैसे कैसे हम करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एज कॉस्ट प्राइस और रिलायजेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। मेरे पास ये पेन है जिसको मैंने खरीदा 20,000 रुपए का और बेचने जा रहा हूं तो बेच रहा हूं 25,000 का। तो अगर मैं कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता हूं तो मुझे दोनों में से जो वैल्यू कम है उस पर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाऊंगा, मैंने अभी आपको बताया था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है उसकी 2 वैल्यू होती हैं, एक वैल्यू जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है, एक वैल्यू जो समय से पहले जब हम पॉलिसी तोड़ लेते हैं वो वैल्यू। तो जो समय से पहले वैल्यू तोड़ लेते हैं उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, तो उसको आपको वहां पर रिकॉर्ड करना है। कोई ऐसा केस जो भी पेंडिंग पड़ा है, अगर हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मतलब कि हर तरीके से जहां जहां आपको लॉस हो सकता है वहां वहां आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये तो सारे आपके प्रिंसिपल। अब इन्हीं प्रिंसिपल से अभी आपने देखा था ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी कि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा।
तो ये सारे लोग मिलकर एक इक्वेशन को बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हो, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद जितनी भी एसेट्स हैं आप उसको जोड़ो और जितनी भी लायबिलिटी और कैपिटल है उसको जोड़ो, दोनों साइड का बैलेंस बराबर आना चाहिए और आना ही आना चाहिए। ये हमारी कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको करने के लिए आपकी जो एसेट्स हैं कौन कौन सी होती हैं, लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, कैपिटल कौन कौन सी होती हैं, वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको अच्छे से आएगा। तो क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है ये आपको देखो एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं इस साइड का टोटल कितना दिख रहा है आपको, 1,00,000 रुपए। अगर मैं बात करूं इस साइड का टोटल आपको कितना दिख रहा है, 1,00,000 रुपए। दोनों हमारी क्या है, बराबर है। एसेट्स तो 1,00,000 की है, यहां कैपिटल कितनी दे रखी है, 60,000। कैपिटल वो पैसा है जो मालिक ने लगाया बिजनेस में। ये अदर यानी कि ये बाहर वालों की लायबिलिटी है। तो यहां देखो इक्वेशन बनी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हमेशा बनेगी ही बनेगी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए अच्छे अच्छे, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपका ये इक्वेशन बेहतरीन से करेंगे। देखिए मैंने यहां लिखा एसेट्स, और एसेट्स ज्यादा हो जाती हैं, और यहां पर मैंने लिखा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मुझे बताओ बच्चों, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, लेकिन जो पैसा आ रहा है मालिक से, जो पैसा आ रहा है वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में। यानी कि आप देखो मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा है यहां पर महेश नहीं था, हाँ जी, मुकेश ने 80,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है सर, कैश आ रहा है। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। लेकिन ये जो कैश आया है, कैश आया है, आपने कैश रख तो लिया, पैसा आया, इसके बदले में आप क्या लेके चल रहे हो, लायबिलिटी। किसकी, हमारे प्रोपराइटर की। किस रूप में, कैपिटल के रूप में। तो हमारी एसेट साइड में तो हमने यहां लिख दिया कैश, जिससे करेंगे ऐश, कितने की, 80,000 की। और वही हमारा कैपिटल भी कितना हो गया, 80,000 रुपए का। क्या दोनों साइड बराबर दिख रही है, हाँ सर, दोनों साइड बराबर दिख रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या आया क्या गया। अगर आपने सामान को खरीदा है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, आपके पास स्टॉक आ रहा है, और स्टॉक आपका है, वो आपकी एसेट्स है। उसके बदले में आपके पास से पैसा गया, पैसा भी आपकी एसेट्स था। तो गुड्स आया, पैसा गया, कितने का, 28,000 का। तो देखो यहां पर हमने कैश के बगल में एक और एसेट्स का नाम लिखा, स्टॉक, कितने का आया, 28,000 का। और क्योंकि नगद खरीदा है तो कैश 28,000 माइनस कर दिया, उधर कुछ होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 28,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 52,000, और स्टॉक 28,000 का इज इक्वल टू, वहां तो सिर्फ कैपिटल हमारी कितनी है, 80,000। दोनों साइड बराबर चल रही हैं, दोनों साइड बराबर चल रही हैं, यस सर। देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब आपने सामान खरीदा, उधार खरीदा है बेटा, सामान आया है लेकिन आपके पास उधार आया है। तो इधर एक तो आपको स्टॉक आ रहा है, स्टॉक के बदले आपके ऊपर लायबिलिटी भी चढ़ रही है बाहर वालों की। तो यहां पर 20,000 का हमने गुड्स खरीदा है, तो स्टॉक में 20,000 का स्टॉक और आ गया, लेकिन ये उधार आया है लायबिलिटीज में। जब भी हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर है, हमें उसको पैसा देना है, कितना, 20,000 रुपए। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, अब इक्वेशन बन गई हमारी 52,000
का कैश बचा है, सामान है हमारे पास 48,000 का, उसके साथ साथ 20,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास और 80,000 की कैपिटल है। आप देख सकते हो दोनों साइड हमारा 1-1 लाख आ रहा है, यानी इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। आगे देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए। हमने 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। 6,000 का कोई फर्नीचर आता है वैसे? चलो खरीद लिया होगा। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट्स है। क्या हमने नगद खरीदा है? नगद खरीदा है। क्या हमारे पास से पैसा जा रहा है? यस सर, यानी फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो एसेट्स में एक और एसेट्स आ गई जिसका नाम है क्या? फर्नीचर। कितने का? 6,000 का। ये 6,000 बेचारा बहुत बदनाम है हमारा। फर्नीचर आ गई 6,000 का और कैश चला गया 6,000 का। हाँ जी, तो हमारे पास कैश में कितना रह गया बेटा? 46,000 रह गया। आपका स्टॉक कितना है? 48,000 का। और अब आपके पास 6,000 रुपए की क्या है? अब आपके पास 6,000 की फर्नीचर है। इधर कोई चेंज नहीं है, इधर आपके क्रेडिटर्स भी 20,000 के हैं और कैपिटल भी 80,000 की है। ठीक है, कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। दोनों साइड बराबर है? हाँ जी सर, दोनों साइड बराबर है। पेड रेंट, जब भी कोई खर्चा पेड किया जाएगा, पेड रेंट हो, पेड वेजेस हो, पेड सैलरी हो, पेड कमीशन हो या सामान को बेचा नुकसान पर, कैश में से भी माइनस, कैपिटल में से माइनस। रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इसका पेड, उसका पेड, सब कैश और कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो यहां पर पेड रेंट कितना? 2,000 रुपए, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। ये लाइन खींच दो। कितना हो गया? ये आपका हो गया 44,000, ये आपका 48,000, ये आपका 6,000 इज इक्वल टू 20,000 के अभी भी क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल अब है हमारे पास 78,000। रिसीव्ड कमीशन, जब हम रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन जब जा रही है तो माइनस कर रहे हैं, तो आ रही है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कमीशन रिसीव, सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, वेजेस रिसीव, इसका रिसीव, उसका रिसीव, कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। तो रिसीव्ड कमीशन कितना है? 500 रुपए, तो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्राइंग्स का पार्ट है। मालिक ने पैसा निकाला है, जब मालिक पैसा लगा रहा था तो कैश में भी जोड़ रहे थे और कैपिटल में भी जोड़ रहे थे। अब मालिक पैसा निकाल रहा है तो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो 3,000 आप यहां माइनस करेंगे और 3,000 ही आप यहां माइनस करेंगे। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने गुड्स कितने की कीमत थी? 30,000 की। गुड्स की कीमत कितनी थी? 30,000 की। उसको आपने 40,000 पर बेच दिया। ठीक है, गुड्स की कीमत थी 30,000 की, उसको आपने 40,000 पर बेच दिया। गुड्स आपके पास से कितने का गया? 30,000 का। तो स्टॉक में से 30,000 माइनस, पैसा आपके पास कितना आ रहा है? नगद आ रहा है, उधार आ रहा है? उधार आ रहा है, उधार आ रहा है। हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो हमारा डेटर्स है। तो देखो बेटा, पहले तो एक और एसेट्स आ गई हमारे पास डेटर के नाम से। हमने 40,000 का बेचा है, 30,000 का सामान 40,000 का बेचा है, यानी डेटर से कितना पैसा आना है हमारे पास? 40,000 आना है सर। स्टॉक मेरे पास से कितने का गया? सिर्फ 30,000 का। और सर 10,000 का फायदा कहां जाएगा? कैपिटल में। ध्यान रखिएगा, दोबारा समझ लो। 30,000 का सामान 40,000 में बेच दिया तो 30,000 तो माइनस हो गया स्टॉक में से। 10,000 का जो फायदा है वो चला गया कैपिटल में, प्लस कर दिया। और 40,000 क्योंकि उधार बेचा है तो एसेट साइड में ही डेटर के नाम से आ जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 15,000 रुपए। तो देखो
15,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स को पेड करा, तो यहां 15,000 माइनस और कैश में से भी 15,000 माइनस। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है आपके लिए अच्छे अच्छे। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस किया, कैश से स्टार्ट किया, तो एसेट साइड में कैश आ गया कितने का, 1 लाख का। इक्वेशन बना लें अपन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश 1 लाख रुपए और वहां पर कैपिटल 1 लाख। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपने सामान खरीदा है, 20,000 का नगद खरीदा है और 30,000 का उधार खरीदा है। टोटल सामान कितने का आ रहा है, स्टॉक कितने का आ रहा है, 50,000 का। 20,000 का नगद आ रहा है और 30,000 का उधार आ रहा है, तो टोटल स्टॉक अपने पास कितने का आ रहा है, 50,000 का। तो स्टॉक में आपने 50,000 रुपए डाल दिया, नगद आ रहा है 20,000 का, तो 20,000 तो कैश में से माइनस हो गए और 30,000 का उधार आ रहा है, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नाम से आपने डाल दिए 30,000 रुपए। चलिए कैश कितना बचा, 80,000। स्टॉक आपके पास कितना है, 50,000 का। इधर बात करें तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30,000 के, और कैपिटल आपके पास कितनी है, 1 लाख की। क्या दोनों साइड बराबर है, क्या दोनों साइड बराबर है क्या, यस सर बराबर है। हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने 10,000 का सामान नगद और 15,000 का सामान उधार बेचा है। टोटल सामान कितने का बेचा है, 25,000 का, और उस 25,000 पे हमें 20% का प्रॉफिट भी है। तो 25,000 का 20% कितना होगा, 5,000। तो ये जो 5,000 का फायदा तो मैं सीधा सीधा कैपिटल में डाल दूं। स्टॉक मेरे पास से टोटल कितने का गया, 10 और 15, 25,000 का। 25,000 का स्टॉक गया। अब मेरी बात सुनो, 10,000 का सामान 20% के फायदे पर बेचा, यानी 12,000 का बेचा था, तो कैश कितने का आ रहा है, 12,000 का। और 15,000 का सामान 20% के फायदे पर उधार बेचा, तो 18,000 का बेचा होगा। 15,000 का 20% जोड़कर, तो ये आपके एसेट साइड में डेटर्स 18,000 से। ये आपको बहुत जरूरी आने चाहिए, खासकर डेटर्स वाला कंसेप्ट, उधार वाला कंसेप्ट, नगद वाला कंसेप्ट। ये देखिए, ये शायद अभी जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया है बेटा, मुकेश वाला, हाँ वही क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन लिए गए हैं जो आपने क्वेश्चन किया था। देखो, जब हमने कैपिटल लगाई तो हमारी एसेट में पैसे भी आए और लायबिलिटी में कैपिटल भी बढ़ गई। जब हमने गुड्स को परचेज किया कैश में, तो स्टॉक बढ़ा और कैश घटा। जब हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट में, तो गुड्स बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। फर्नीचर परचेज किया तो पैसा कम हुआ, फर्नीचर बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन दो इफेक्ट लेके जा रहा है। वो कहीं दो जगह कुछ क्रेडिट या कुछ डेबिट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हाँ जी, वही आपसे कह रहा है, आपने कमीशन रिसीव किया था तो पैसा आया था और कैपिटल भी आई हमारी इनकम के रूप में। पैसा निकाला तो कैश भी कम हुआ और कैपिटल भी कम हुई। हमने गुड्स बेचा 40,000 का उधार, 30,000 का माल 40,000 में, तो डेटर्स आ गए हमारे पास 40,000 के, फायदा भी हो गया, कैपिटल भी बढ़ गई। क्रेडिटर्स को पेड किया तो कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर्स भी कम हो गए। तो हर ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट लेके जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एसेट साइड में कैश और उधर कैपिटल में 1,20,000 रुपए। रेंट रिसीव्ड का मतलब पैसा आया आपके पास, कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, अब शेयर्स को हम एसेट साइड में शो करेंगे शेयर्स के नाम से, और उसमें डालेंगे 50,000 और कैश में से 50,000 माइनस कर देंगे।
रिसीव्ड डिविडेंड कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, अब हमने रागिनी से गुड्स परचेज किया उधार, तो गुड्स आ रहा है एसेट साइड में स्टॉक में डाल देंगे जितना गुड्स आ रहा है, और लायबिलिटी साइड में वो क्रेडिटर है हमारी रागिनी, तो लायबिलिटी साइड में डाल दिया। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हमारे निजी पर्सनल खर्चा है, तो ड्रॉइंग्स के रूप में इसको लेना है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी उसको माइनस कर देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 का सामान था, आपने बेचा है 14,000 में, तो क्या क्या करेंगे, फायदा हो रहा है, हाँ सर फायदा हो रहा है 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए का जो फायदा है वो आप डाल देंगे कैपिटल में। क्या गुड्स नगद बेचा है, हाँ 10,000 का माल 14,000 में बेचा है, तो 14,000 रुपए कैश में प्लस कर देंगे और 10,000 रुपए स्टॉक में से माइनस कर देंगे। रागिनी को हमने कैश पेड किया 35,000 का, तो रागिनी में जो क्रेडिटर्स थी 35,000 माइनस और कैश में भी 35,000 माइनस। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एसेट साइड में ही बैंक का एक कॉलम बनाएंगे और अमाउंट बैंक में डालेंगे 20,000 और कैश में से 20,000 हम माइनस करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बढ़िया सा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो एसेट साइड में कैश में और कैपिटल साइड में। परचेज गुड फॉर कैश, तो एसेट साइड में स्टॉक और कैश में से माइनस। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अब आपने फर्नीचर खरीदा है वो भी उधार, तो एसेट साइड में फर्नीचर आएगा और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आएगा। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, 7,000 का सामान 9,000 में, अब यहां पर 2,000 का फायदा हुआ तो वो तो जाएगा आपके कैपिटल में। गुड्स आपके पास से 7,000 का गया तो 7,000 गुड्स माइनस हो जाएगा, और आपने जो पारुल को बेचा है वो बेचा है कितने में, उधार बेचा है कितने में, 9,000 में, तो डेटर्स एसेट साइड में 9,000 की। पेड कार्टेज, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700, हमें आर के फर्नीचर को 10,000 रुपए देने थे और हमने आर के फर्नीचर को कितने पैसे दिए, 9,700, तो जो आपने लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए लिखे हुए थे वहां पे 10,000 ही लिखोगे, पूरा का पूरा अमाउंट चला गया। फायदा आपके पास कितने का हुआ, 300 रुपए का, तो वो फायदा आप लिखोगे वहां पर 300 रुपए कैपिटल में और कैश में से 9,700 माइनस। अगर मैं बात करूं पेड का, ये हो गया, ये हो गया। कैश सेल्स 10,000 का सामान 12,000 में, तो हमें को 2,000 का फायदा हुआ, 2,000 का फायदा हम कैपिटल में जोड़ देंगे। टोटल कैश आ रहा है 12,000 का, तो कैश में 12,000 हम लोग प्लस कर देंगे, और उसके साथ साथ स्टॉक कितने का गया आपके पास से, 10,000 का, तो 10,000 का स्टॉक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एसेट्स में से। रेंट रिसीव कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला गया है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है, तो कैश में भी प्लस की माइनस, विड्रॉइंग्स की है माइनस करेंगे, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा मस्त सा सुपर्ब सा बेहतरीन सा मक्खन मलाई एकदम। देखिए स्टार्ट किया बिजनेस आपका कैश में, क्या करेंगे, स्टार्ट किया बिजनेस आपका कैश में, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, एसेट साइड में कैश आ गया और लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ गई। पेड रेंट इन एडवांस, अब ये हमने प्रीपेड कर दिया, पेड रेंट इन एडवांस अब हमने प्रीपेड कर दिया, तो ये जो रेंट है 3,000 रुपए कैश में से माइनस कर देंगे और एसेट साइड में ही एक कॉलम ओपन करेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से, वहां पर 3,000 रुपए डाल देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 और क्रेडिट 20,000, हमने गुड्स खरीदा 50,000 का और 20,000 का, टोटल गुड्स कितना आ रहा है 70,000 का। एसेट साइड में स्टॉक में डाल देंगे 70,000, कितने का नगद खरीदा है 50,000 का, तो कैश में से 50,000 माइनस करेंगे
उधार खरीदा है 20,000 का, तो लायबिलिटी में जो क्रेडिटर्स का कॉलम है उसमें 20,000 रुपए डाल देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000। अरे बाप रे बाप, 40,000 का माल 80,000 में बेच दिया। लगता है खरीदने वाला जो था वो बेचारा साइंस वाला था। 40,000 का सामान। एक बार बच्चों हंसना तो बनता है आप लोगों का। मैंने पहले भी कहा है, जब भी कभी टेंशन हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरी तरह आप 3 बार जरूर हंसीगा। सारी टेंशन खत्म हो जाती है गब्बर आर्मी। तो मैंने क्या कहा आपसे कि 40,000 का माल 80,000 में बेच दिया। बच्चे लोग कहेंगे सर अब तक जब भी माल को बेचा जा रहा है वो ज्यादा पर ही बेचा जा रहा है। सर अगर कम पर बेचा गया हो या कम पर बेचा जाता, उस केस में क्या करते? उस केस में हमको लॉस हो रहा है, यहां पर हम कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, उस केस में हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बट मैं चाहता हूं कि अपनी गब्बर आर्मी को ये वाला पूरा क्वेश्चन मैं करके बताऊं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए देखो, सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस कैश 1 लाख, तो यहां पर एसेट साइड में आपने कैश लिखा 1 लाख रुपए, और वहां पर कैपिटल में भी आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, रंग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपने कहा कि सर पेड रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट को पेड करा है, तो कैश में से तो 3,000 रुपए चले गए, और एसेट साइड में ही आपने लिख दिया प्रीपेड रेंट, कितना? 3,000 रुपए, और इस कॉलम को आपने बंद कर दिया। नेक्स्ट, 50,000 का गुड्स खरीदा है नगद और 20,000 का खरीदा है उधार। टोटल हमारे पास एसेट साइड में स्टॉक आ रहा है 50,000 का नगद और 20,000 का उधार, यानी कि 70,000 का आ रहा है स्टॉक। 50,000 रुपए कैश में से माइनस, और 20,000 रुपए लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नाम से डाल दो। जय हो क्रेडिटर्स की, 20,000 रुपए। अब जरा बराबरी कर दो। कैश में से यहां पर 1 लाख में से 3,000 माइनस किए थे तो 97, और 50,000 माइनस किए तो 47,000 कैश में, 3,000 प्रीपेड में, और 70,000 का हमारे पास स्टॉक आया। क्रेडिटर्स में हमारे 20,000 हैं, और कैपिटल में हमारी है 1 लाख। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ रही है? यस सर। और क्या दे रखा है? 80,000 का माल 40,000 में बेच दिया। तो मुझे बताओ आपके पास से स्टॉक कितने का गया? 40,000 का गया। 40,000 का स्टॉक गया, तो स्टॉक में से 40,000 हमने माइनस कर दिए। ठीक, फायदा कितने का हुआ? 40,000 का माल 80,000 में बेच दिया, तो 40,000 का फायदा कैपिटल में जोड़ दिया। और क्या हमने नगद बेचा है? नगद बेचा है, तो पैसा का पूरा कैश आ रहा है, वो आ रहा है 80,000। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? अब इक्वेशन बनेगी आपकी 1,27,000 आपका कैश में बैलेंस है, 3,000 रुपए आपका प्रीपेड पड़ा हुआ है, और ये आपका 40,000 का माल चला गया, 30,000 का माल अभी भी आपके पास है, 20,000 का माल क्रेडिटर्स के पास आपको पैसा देना है, और 1,40,000 का आपके पास कैपिटल है। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर। अब आपसे कह रहा है पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। जब भी आउटस्टैंडिंग की बात करी जाएगी, जब भी प्रीपेड की बात हो रही थी, तो कैश में से माइनस और प्रीपेड आपने अलग से कॉलम दिखा दिया। जब भी कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी आपको करना है, आपने किया नहीं है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? कैपिटल में से उस अमाउंट को माइनस करना है और अलग से आपको शो करना। अलग अलग करते हैं। देखो, अगर मैंने सैलरी पेड करी होती तो एंट्री क्या करता? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने यहां पर सैलरी को पेड नहीं करा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है,
तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो पहले मैं इसको करता हूं, पेड सैलरी इन कैश 4,500, तो 4,500 यहां कैश में से माइनस और 4,500 वहां कैपिटल में से माइनस, कितना आएगा टोटल, ये आएगा आपका 1,22,500, ठीक है। 3,000 हमारा प्रीपेड का, 30,000 का हमारा स्टॉक, 20,000 के हमारे क्रेडिटर्स, और ये आपके 4,000 माइनस हो गए तो 1,36,000, 1,35,500, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, तो 1,000 आपने यहां कैपिटल में माइनस किए और यहां पर हम अलग से एक ऑप्शन ओपन कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का और 1,000 हम उसमें लिखेंगे अमाउंट। फिर है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, अब आपने अपने निजी खर्चा किया है, आपने पर्सनल खर्चा किया है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल थे, दोबारा मैं समझाऊं। सबसे पहले हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा, जितने लंबे समय तक चले हमारा प्रिंसिपल, जितने ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ये सोच के करें कि जितना जल्दी हम सोचें कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो लंबे समय तक चलेगा, जहां पर मैंने पेस्ट का एग्जांपल दिया था। कंसिस्टेंसी, एक बार जो आपने प्रिंसिपल फॉलो करा उसे फॉलो करते रहो यार, है ना। एक्रूरल, ट्रांजैक्शन हुआ हो, जैसे आपने ये वाले देखे ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी दी तो नहीं थी, बकाया थी, फिर भी हमने रिकॉर्ड किया, एक्रूरल कंसेप्ट था। ड्यूअल एस्पेक्ट देखा, हर चीज के दो पहलू देखे हमने, गोइंग कंसर्न देखा, कंसिस्टेंसी देखा, ड्यूअल एस्पेक्ट देखा, एक्रूरल देखा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखा, मैचिंग कंसेप्ट देखा, कॉस्ट कंसेप्ट देखा, कंजर्वेटिव देखा, फुल डिस्क्लोजर, जहां पे सारी चीज जो एक इंपैक्ट डाल सकती है हमारे डिसीजंस को लेकर वहां पे आपने देखा। कुछ ऐसे भी चीजें जिन्हें आप छोड़ सकते हो, जैसे मैटेरियलिटी कंसेप्ट में लॉस के बारे में आपको सोच के चलना है, भविष्य के बारे में जो लॉस है उसे देखना है। कंजर्वेटिव कंसेप्ट, जिसमें आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट पर या नेट रिलायजेबल वैल्यू, जितना कि आप सेल कर रहे हो, या बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाओ, या जॉइंट पॉलिसी है तो उसकी सरेंडर वैल्यू पर वैल्यूएशन करो, ठीक है। ये सारे आपने प्रिंसिपल में देखे थे। फिर आपने देखे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद आपकी जो एसेट्स है इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होनी चाहिए। जिसमें आपको जो ट्रांजैक्शन दिक्कत दे सकते हैं मैं आपको बता दूं, जितने भी खर्चे हैं, रेंट पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, उसका पेड, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वेज रिसीव, पैसा आ रहा है कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। कोई सामान जितने का था उससे ज्यादा पर बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर दो। कोई सामान जितने का था उससे कम में बेच दिया, लॉस हुआ, कैपिटल में से लेस कर दो। जितने का सामान गया है वो सामान में से माइनस कर दो। उधार बेचा है तो एसेट्स में ही डेटर्स आ गया, नगद बेचा है तो पैसा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद प्रीपेड वाले आपको दिक्कत दे सकते हैं, आपने कोई पैसा एडवांस में दे दिया तो कैश में से माइनस और एसेट साइड में उसका एक कॉलम बना दिया। आपको कोई खर्चा पेड करना था, वो पेड नहीं करा तो कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी साइड में ही आउटस्टैंडिंग के नाम से उसका अकाउंट ओपन कर दिया। कोई भी ऐसा खर्चा जो निजी खर्चा था, पर्सनल खर्चा था, जो ड्राइंग्स का पार्ट था, तो जब मालिक पैसा लगा रहा था तो कैश में भी जा रहा था और कैपिटल में भी जा रहा था। अब मालिक पैसा निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स कर रहा है, जैसे उसने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए, जैसे उसने अपने घर का बिजली का बिल दिया या घर का रेंट दिया या अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट किया या अपने लिए बाइक खरीदी, बाइक पर वो बाइक चला और जैसे लड़की सामने से दिखती है ना तो बाइक और तेज चलते ऐसे करेगा तो वो भी कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे जो आपको दिक्कत देते हैं। बेसिक चीजों से हमें मतलब नहीं है, हमें है बेहतरीन चीजों से जो आपका बेसिक से लेकर एडवांस अच्छे से कराए। तो गब्बर आर्मी, पहले तो मैं आपको बता दूं अभी तक हमने जितनी चीजें कवर करी हैं, हमने बीआरएस देखा, हमने डेप्रिसिएशन देखा, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, नॉर्मल भी और विद एडजस्टमेंट भी हमने देखा, और हमने आज कर लिए प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग इक्वेशन।
यहां तक के लिए जो आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीआरएस के, हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2-3 ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा जिसमें आपको ट्रेडिंग भी बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना हो और बैलेंस शीट भी बनानी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एडजस्टमेंट में सभी एडजस्टमेंट को बस एक एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, एक्रूड वाला, डेप्रिसिएशन वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाला, बैड डेब्ट्स वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। जो भी क्वेश्चन आपको पीपीटी की फॉर्म में मिल रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे, आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगला लेक्चर हम करेंगे जर्नल, जो आपको आगे बहुत ही ज्यादा काम आता है। दोनों अप्रोचेस से सीखेंगे, आपकी मॉडर्न अप्रोच भी और ट्रेडिशनल अप्रोच भी, और उस कंसेप्ट से हम जर्नल को आगे बढ़ाएंगे। बच्चे हर कंसेप्ट पर, हर वीडियो पर बोल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आज का लेक्चर, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, और आपको प्यार जो आप दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।